हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 29 ऑफ जनवरी एंड 29 ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। देखो, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो आ रहे हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है, बट आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। क्योंकि क्या है कि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आपके एग्जाम के लिए, उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, रिलेटेड टू जो एग्जाम में आने वाले हैं वो मिस हो सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गुलेन-वेरी सिंड्रोम रिसेंटली सीन न्यूज। अभी मैं आपको बताऊं, इंडिया में इसके केस आ गए हैं और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये इफेक्ट कैसे करता है, वीकेंड से कहाँ इफेक्ट करेगा और जो हमारे नर्वस सेल है कौन से नर्वस सेल पर इफेक्ट करता है, हमारी क्या कंडीशन होती है, सिम्टम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल क्लियर करता हूं। देखो, ये क्या है कि पुणे में अभी एक केस मिला है और बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में सोलापुर एक डेथ भी हो गई है। क्लियर। और ये जीबीएस क्या है, जीबीएस क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब ये क्या करता है, देखो हमारा, आप जानते हो कि इम्यून सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का है, इम्यून सिस्टम अटैक करता है ऑन पेरिफेरल नर्व सेल। और जानते हो, आपका ब्रेन एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी में कि जितना भी मूवमेंट हो रहा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, इवन आपके हैंड का मूवमेंट, आपकी आई का मूवमेंट, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द नर्व सेल। और जो नर्व सेल जो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन में, दैट डिसाइड योर मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। क्लियर, समझे इस बात को। तो ये क्या करता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है ये अटैक करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल के ऊपर। क्लियर। इससे क्या होता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या होता है कि जो नर्वस सेल होते हैं आपके, वो सिग्नल आपके ब्रेन पर प्रॉपर नहीं जा पाते। क्लियर क्लियर। और सिग्नल नहीं जा पाएंगे तो डेफिनेटली आपको पैरालिसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, पैरालिसिस। और पैरालिसिस क्या है, जब आपकी बॉडी मूवमेंट करना बंद कर दे। और मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी का मूवमेंट पूरा डिपेंड किस पे, नर्वस सेल पर, याद रखोगे। और नर्व सेल अगर आपके खराब हो गए तो आपके जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं आपके ब्रेन में, वो काम करना बंद कर देंगे, वीकनेस आ जाएगी। वीकेंड से मसल वीकनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दिस जीबीएस। क्या है, जीबीएस। अब ये करता क्या है, इम्यून सिस्टम ऐसा किस पर इफेक्ट करता है, तो देखो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय क्या करता है, डिस्ट्रॉय माइली स्टीथ। क्लियर, इस पर डिस्ट्रॉय करता है। और ये क्या होता है, माइली स्टीथ। और ये होता है एक फैटी लेयर रैप्ड अराउंड नर्व सेल। क्लियर। और यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपके ब्रेन में और बॉडी में सिग्नल नहीं जा पाएंगे। क्लियर। तो आपकी बॉडी का अधिकतर आपको पैरालिसिस हो सकता है। और इसके सबसे पहले सिम्टम क्या है, सर सिम्टम भी बताइए। तो इसके सिम्टम हैं जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, ये कई सारे सिम्टम होंगे इसके। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सेल है, वो कहां पर होता है, तो ये ब्रेन और
स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड में होती है। क्लियर? तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, अटैक करता है और ना पेरिफेरल नर्वस सेल पर। क्लियर? समझे मेरी बात को? इतना क्लियर हो गया। अब इसके दो ट्रीटमेंट बताऊंगा मैं आपको। क्या? दो ट्रीटमेंट। हालांकि मेरा साइंस से रिलेट नहीं करता है, बट यूपीएससी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जर्नलिस्ट बनना पड़ता है। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू सम काइंड ऑफ नॉलेज। क्लियर? देखो क्या है कि इसके दो ट्रीटमेंट हैं अभी इन दैट टाइम, और ये एक वायरल बैक्टीरिया डिसीज है या इन्फेक्शन। क्लियर? याद रखोगे। ट्रीटमेंट पहला है प्लाज्मा एक्सचेंज। पहला ट्रीटमेंट क्या है? प्लाज्मा एक्सचेंज। देखो आप, प्लाज्मा क्या होता है? आपका ब्लड है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब क्या करते हैं इस ट्रीटमेंट में कि जो बॉडी का प्लाज्मा होता है उसको निकाल कर, वीकेंड से बाहर निकाल कर उसका ट्रीटमेंट करके देन आफ्टर फिर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये इसका पहला ट्रीटमेंट है। क्लियर? जो एंटीबॉडीज होती हैं, किसमें? प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये इसका पहला ट्रीटमेंट है। क्या है पहला ट्रीटमेंट? प्लाज्मा एक्सचेंज। और दूसरा है वी कैन से इम्यूनो ग्लोबुलिन। इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। और ये है क्या? ये है एक प्रोटीन। ये क्या है? एक प्रोटीन है जो कि जो भी हमारे पैथोजन बॉडी में आ जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। ये क्या करती है? डिस्ट्रॉय पैथोजन दैट एंटर इनटू द बॉडी। क्लियर? याद रखोगे। तो ये पूरी कहानी है ये डिसीज के बारे में। अब देखना इसके कई सारे केस आएंगे, तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूं कि आपको सतर्क रहना है। क्लियर? तो ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। रिसेंटली विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज सेट अप एंटी रोमियो स्क्वाड टू चेक सेक्सुअल हरासमेंट। देखो ये यूपी में सबसे पहले बना था एंटी रोमियो स्क्वाड। रोमियो आप जानते हो, रोमियो जो होते हैं रोमियो। देखो ये बच्चा है, ये अब क्यों पकड़ा जा रहा है, ये पुलिस वाले क्यों पकड़ रहे हैं, इसका मुझे रीजन पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है ये पुलिस वाले चेक कर रहे हैं कहीं ये ईव टीजिंग तो नहीं कर रहा, हरासमेंट तो नहीं कर रहा। क्लियर? मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन पर अटैक नहीं कर रहा, ठीक है? अगर वो देख रहा हो वीडियो तो मतलब उसके लिए नहीं है, बट मैंने इमेज डालने का मेरा सेंस है कि आपको समझाने के लिए कि ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो ईव टीजिंग करते हैं, हरास करते हैं, सेक्सुअली कमेंट करते हैं वुमेन पर, तो उनको रोकने के लिए ये सबसे पहले यूपी में स्टार्ट हुआ था। देन आफ्टर दिल्ली, जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है उसने, वहां की गवर्नमेंट ने भी एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है। क्या? जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वुमेन में उसको रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है। याद रखोगे दिल्ली ने। सिंपल था, चलते अपन। इंडिया हैज कन्फर्ड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड टू हुम। देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर हुआ था? तो आप जानते हो, मैंने आपको 18th प्रवासी दिवस, 18th प्रवासी भारतीय दिवस ये हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां पर? भुवनेश्वर में। याद रखोगे 18th प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर हुआ था? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। याद रखोगे। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं, ये 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आए थे। क्लियर? और ये भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस ये 2 साल में मनाया जाता है, हर 2 साल में मनाया जाता है। ये भी याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये हर साल मनाया जाता था, अब इसको हर 2 साल में मनाते हैं। अब ये मनाते क्यों है? तो क्या होता है कि कोई इंडियन ओरिजिन कोई पर्सन है, कोई विदेश में रह रहा है और हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, तो उनको सम्मान देने के लिए उनको बुलाया जाता है। और ऐसा एक गेस्ट भी बुलाते हैं कोई दूसरी, और एक सम्मान भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। ये अवार्ड इस बार मिला है क्रिस्टिन कार्लो कैगोलो। क्या है? क्रिस्टिन कार्ला कैंगलो। ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है किसकी?
ट्रिनिडेड की प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोंगो। क्लियर, ये इसकी प्रेसिडेंट है, याद रखोगे। इस आइलैंड है ये वेनेजुला, देख पा रहे होंगे आप, वेनेजुला है, वेनेजुला कंट्री इन साउथ अमेरिका। कहां पर है ये? साउथ अमेरिका में है। और साउथ अमेरिका में वेनेजुला के पास एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, और इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन। इन्हीं को इस बार प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और बार मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, क्रिस्टिन कार्ला कैंगलो। ये कहां की प्रेसिडेंट है? ट्रिनिडेड एंड टोंगो की। और ये कहां पर है? वेनेजुला कंट्री के पास में, देखना दो छोटे आइलैंड हैं, और इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, याद रखोगे। और कैरेबियन सी में, कहां पर? कैरेबियन सी में, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते अपन आगे। विच कंट्री डिक्लेयर 2025 एज अ ईयर ऑफ कम्युनिटी? देखो आप देख पा रहे होंगे ये शेख साहब है, और शेख साहब आप जानते हो कहां पाए जाते हैं? वेस्ट एशिया में। तो शेख साहब की कंट्री है यूएई। यूएई ने क्या किया है? 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया है। अब ये होता क्या है? देखो क्या है, यूएई का मेन मोटिव है इसको डिक्लेयर करने का। कम्युनिटी माने क्या है? कम्युनिटी मीन्स मिलजुल के रहना। तो यूनिटी and inclusion is the main motive of this decision by the UAE as declare as a 2025 as a unity of community। क्लियर, ईयर ऑफ कम्युनिटी, यूनिटी बढ़ाने के लिए ईयर ऑफ कम्युनिटी, याद रखोगे, सिंपल है। रिसेंटली विच कंट्री हैज जॉइंड एज अ ऑब्जर्वर स्टेट इन यूरोडॉन प्रोग्राम बाय एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ये पूछ रहा है कि बताइए किस कंट्री ने अभी एक ऑब्जर्वर स्टेटस वीकेंड ज्वाइन कर लिया है यूरोड्रॉन प्रोग्राम को, जो कि एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने स्टार्ट किया है। देखो यूरो आ गया है तो डेफिनेटली इट रिलेटेड टू द यूरोप कंट्री। इसके अभी 4 मेंबर हैं, कौन कौन सी? पहली है जर्मनी, नेक्स्ट है स्पेन, इटली एंड फ्रांस, याद रखोगे। ये इसकी 4 कंट्रियां हैं परमानेंट मेंबर। अब ये है क्या? तो एयरबस क्या करेगी? लॉन्ग एंडुरेंस एयरक्राफ्ट बनाना है जो अनमेन्ड होते हैं। अनमेन्ड क्या होते हैं? जिनको मैन की चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो रिमोटली ऑपरेट होते हैं या फिर कंप्यूटराइज ऑपरेट होते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ अनमेन्ड। अनमेन्ड जैसे आप जानते हो ड्रोन होते हैं, तो ऐसे ही वो भी अनमेन्ड होते हैं, वो रिमोट से ऑपरेट होते हैं, और ये कंप्यूटराइज ऑपरेट होगा। क्लियर, तो क्या है? लॉन्ग एंडुरेंस अनमेन्ड एयरक्राफ्ट बनाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने, और इसको इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है एज अ ऑब्जर्वर मेंबर, याद रखोगे। तो इंडिया भी कोऑपरेट करेगी इसके अंदर, क्योंकि डिफेंस की तो जरूरत है इंडिया को। तो डेफिनेटली लॉन्ग एंडुरेंस ये अनमेन्ड एयरक्राफ्ट को बनाने में एयरबस बनाएगी, इसमें इंडिया भी कोऑपरेट करेगी, और एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस वी कैन से इंडिया ने ज्वाइन कर लिया, याद रखना, सिंपल है। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड लिप्रोसी डे 2025? देखो वर्ल्ड लिप्रोसी डे हर साल ये क्या होता है? जनवरी के लास्ट संडे ऑफ जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार जनवरी में संडे कब पड़ा था? 26 ऑफ जनवरी को। कब पड़ा था? 26 ऑफ जनवरी को लास्ट संडे पड़ा था, तो इसी दिन वर्ल्ड लिप्रोसी डे था। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आपकी जो स्पेशलिटी है कि आप हर चीज में डेज में थीम बताते हो। डेफिनेटली बताऊंगा। थीम है इस बार यूनाइट एक्ट इलिमिनेट। क्या है? यूनाइट एक्ट इलिमिनेट इसकी थीम थी इस बार। तो याद रखना 26 ऑफ जनवरी को इस बार वर्ल्ड लिप्रोसी डे ऑब्जर्व किया गया है 2025 में, क्योंकि 26 ऑफ जनवरी को लास्ट संडे ऑफ जनवरी था, याद रखना। चलते अपन आगे। हरिमन शर्मा एप्पल मैन ऑफ इंडिया हैज बीन कन्फर्ड पद्मा श्री अवार्ड
बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो इनको याद रखना है, हरिमन शर्मा, इनको हम इंडिया का एप्पल मैन बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी वैरायटी बनाई थी जिससे रिवोल्यूशनरी आ गया कई सारा एप्पल का प्रोडक्शन का। और मैं बताऊंगा ऐसी कौन सी वैरायटी है, इनके नाम पर ही है वो वैरायटी, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये कौन है? हरिमन शर्मा, हरिमन शर्मा, हरिमन शर्मा। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्पल मैन ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना हरिमन शर्मा। और हरिमन शर्मा की वैरायटी को भी आपको याद कराना, मैं अभी याद कराऊंगा आपको। देखो क्या है कि ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एक वैरायटी बनाई थी एप्पल की वैरायटी, इसका नाम है HRMN99। अब HRMN क्या है सर, इसको याद कैसे करेंगे? तो HR फॉर हरिमन, क्लियर, और MN फॉर मन, क्लियर, हरि और मन, हरिमन। HRMN99 वैरायटी एप्पल की वैरायटी बनाई थी, क्लियर। और ये क्या है? ये इसमें कई सारी फैसिलिटी है, वी कैन से कई सारे फीचर और स्पेशलिटी है इस वैरायटी में। ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है? देखो आप फूल जानते हो, पेड़ एक कोई भी, आप जैसे तुलसा का पेड़ आपने कोई उगाया घर में, तो आपने देखा होगा कि उसके बगल में कई सारे तुलसी के पेड़ उग जाते हैं, और या फिर आपने उसी वैरायटी का कई सारी स्पीसीज, एक पेड़ है उसके आसपास वो 2-4 पेड़ उग जाते हैं, क्लियर। या तो उसमें अगर वी कैन से बोथ क्वालिटी होगी, फीमेल प्लांट को भी जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन में, बट इस प्लांट के अंदर जो वैरायटी है एप्पल की, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, इसको फीमेल प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती, इवन फीमेल की क्वालिटी नहीं वीकेंड से जरूरत नहीं पड़ती, ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है। पॉलिनेशन मतलब जैसे हम बच्चा पैदा होना, ऐसे पेड़ का भी बच्चा पैदा होना, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन, क्लियर। तो बीज के जरिए जो बीज गिर जाता है किसी का, जैसे पेड़ का बीज गिरेगा तो बच्चा पैदा हो जाएगा, दूसरा पेड़ उग जाएगा, उसका बच्चा ही कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसको फीमेल प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, तो इसके आसपास कई सारे पेड़ उग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर। तो सेल्फ पॉलिनेशन, देन इट विथस्टैंड ऑफ वार्म टेम्परेचर, ये वार्म टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकती है ये वैरायटी, एप्पल की वैरायटी। और इन्होंने कई सारा रेवोल्यूशन ला दिया, एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाया, दैट्स वाई इनको उपाधि दे दी हरिमन शर्मा जी को एप्पल मैन ऑफ इंडिया। और इस बार 2025 में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर इनको पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया है। क्या दिया गया है? पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया है, इनका काम को रिकॉग्नाइज किया गया है और इनको सम्मान दिया गया है पद्म श्री का, याद रखोगे। चलते अपन आगे, हिमाचल प्रदेश के है। विच चैनल हैज बीन ऑनर्ड विथ अवार्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी फॉर इट आउटस्टैंडिंग कैंपेन ऑन वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024। देखो आप जानते हो कि लोकसभा के इलेक्शन कब हुए थे? 2024 में हुए थे, जिसमें मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और आपने देखा होगा कि इंडिया में कभी 70% वोटिंग होती है, कभी 65 होती है, कभी 50% वोटिंग होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग बाग अपना वोट कास्ट करने नहीं जा रहे। तो उनको अवेयर बढ़ाने के लिए, उनको अवेयरनेस वीकेंड से उजागर करने के लिए कि भाई आपका जन्म से अधिकार है वोट देना, क्योंकि सरकार आपको ही बनाना है, आपका अधिकार है, आपका राइट है, वोट दे के आइए। तो ये दूरदर्शन ने बड़ा ही अच्छा काम किया था उस टाइम, और एक प्रोग्राम वीकेंड से एक प्रोग्राम कह सकते हैं, एक स्टार्ट किया था, जैसे चुनाव का पर्व, देश का गर्व। क्या है? चुनाव का पर्व और देश का गर्व नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था दूरदर्शन ने। तो इसी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन चैनल को एक अवार्ड दिया है। इसी वजह से कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी अवार्ड दिया है फॉर इट आउटस्टैंडिंग कैंपेन ऑन वोटर अवेयरनेस
एन एजुकेशन ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024, याद रखोगे। और कंचन मैम, जो कंचन है, कंचन मैम कौन है? ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन। हालांकि दूरदर्शन अब कोई नहीं देखता है, दूरदर्शन, क्लियर। अब ये दूर के दर्शन ही हो गए हैं, दूरदर्शन जो है ना, ये दूर के ही दर्शन हो गए हैं। अब अधिकतर लोग चैनल देखते हैं, नई सारे एंटरटेनमेंट चैनल आ गए हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल आ गए हैं, बट इनको वी कैन से लाइव रखने के लिए दूरदर्शन को रिकॉग्नाइज किया है, इन्होंने अच्छा काम किया। बट लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा दूरदर्शन मतलब कहते हैं कि दूरदर्शन देखना मतलब यू आर बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यू डू नॉट हैव अ मनी टू पे फॉर द डिस्क और द सैटेलाइट चैनल। तो ऐसा कुछ कहते हैं, वो गलत बात है। दूरदर्शन हमारे देश का वी कैन से नेशनल चैनल है, याद रखो। तो देखो उसको भी, उसमें भी अच्छे आते थे। जब शक्तिमान आता था उस टाइम जब हम बच्चे थे, तो शक्तिमान हम देखते थे, बड़ा खुश होते थे कि यार शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, वो अलग बात है, क्लियर। तो दूरदर्शन को यह अवार्ड दिया गया है। चलते बनाएंगे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज बीन री इलेक्टेड टू विच कंट्री प्रेसिडेंट? ये बन गए हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट बन गए। अब बेलारूस के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो गए हैं, याद रखना। और इन्हों को वोट मिले हैं 87%, 87% वोट मिले हैं। और इनके ऊपर अपोजिशन पार्टी और वेस्टर्न कंट्री ने ब्लेम लगाया है कि इन्हें टेम्परिंग करी है वोटिंग में। जैसे हमारे इंडिया में क्या कहते हैं, अपोजिशन पार्टी हमेशा बोलती है कि ईवीएम की टेम्परिंग हुई है जब वो हार जाती है, और जैसे ही वो जीत जाती है तो वो बोलती है कोई टेम्परिंग नहीं हुई, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। ऐसे ही बेलारूस में इलेक्शन हुए, ये फिर से प्रेसिडेंट बने। और जो अपोजिशन पार्टी और वेस्टर्न कंट्री, इवन अमेरिका, यूएसए, यूके, ये सारी कंट्री, फ्रांस, इवन ये सारी कंट्री बेलारूस पर ब्लेम कर रही हैं इनके प्रेसिडेंट जो बने हैं कि इन्होंने टेम्परिंग करी है इलेक्शन में। 87% वोट कैसे ले आए? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये क्या है, रशिया है, प्रो रशिया है। और रशिया यूक्रेन के वार में इन्होंने कई सारी रशिया की मदद करी थी। दैट्स वाई मुझे तो यही रीज़न लगता है कि हाँ, जो वेस्टर्न कंट्री से इसी वजह से बेलारूस कंट्री से चिड़ी हुई है, क्लियर। तो वो अलग रीज़न है, बट अपन को याद रखना है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट बन गए। मेली कीर ऑफ विच कंट्री क्रिकेट टीम नेम एज आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024? देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, अगर आप मेरे रेगुलर लेक्चर नहीं देख रहे तो आपकी नॉलेज एक्सपांड नहीं होगी। याद रखना, अगर आपकी नॉलेज को ब्रॉड करना है, नैरो नहीं रखना है। इवन मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे डेली रेगुलर लेक्चर देखोगे ना तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि आपकी इतनी ब्रॉड माइंड हो जाएगा, ब्रॉड नॉलेज हो जाएगी कि आप देखते ही कोई समझ जाओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक ये भी होता है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, कि अगर आप रेगुलरली किसी को फॉलो करते हो, रेगुलरली देख रहे हो या रेगुलरली कोई बुक पढ़ रहे हो, तो अगर वो क्वेश्चन आपको आता भी नहीं होगा ना तो आप उसको रिलेट करके सही कर जाओगे। तो आप रेगुलरली वीडियो देखो, या आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको एग्जाम का सिंप्लीफाई करना है, प्रिपरेशन सिंप्लीफाई करना है, क्लियर। तो देखो क्या है कि ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं और ये आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर मेली कीर बनी है, क्लियर। और ये न्यूजीलैंड में पहली बार हुआ है, न्यूजीलैंड की कोई क्रिकेटर आईसीसी में नाम आया है। और मैंने आपको बताया था कि आईसीसी वुमेन ओडीआई ईयर ऑफ 2024 किसका, स्मृति मंथाना। और टेस्ट में किसका आया ईयर ऑफ 2024, जसप्रीत बुमराह। और टी20 में हमारे अर्शदीप सिंह। ये दोनों तीनों खिलाड़ियों के हमारे इंडियन खिलाड़ी हैं आईसीसी में, क्लियर। हालांकि वुमेन ईयर ऑफ 2024 ये बनी है मेली कीर। और मैंने आपको शायद ओडीआई मैन भी बताया था ईयर 20, शायद क्या था वो अफगानिस्तान के प्लेयर का नाम क्या था, उमरजाई बने हैं वो ओडीआई मैन ऑफ द ईयर 2024 अफगानिस्तान के, याद रखना। और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्ट पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन? देखो पश्मीना, आप जानते हो कि अगर आपके घर में कश्मीर जाते होंगे घर वाले तो कई बार बोलते होंगे या फिर उनसे बोलते होंगे कि अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हो तो पश्मीना शॉल जरूर ले आना, क्लियर। ये गोट होती है पश्मीना गोट, और ये हायर एल्टीट्यूड पर पाई जाती है। और इसकी जो ऊनी होती है वो मीन्स इतनी गर्म होती है, लाइट वेट की होती है, और ठंडों में रोकने के लिए बड़ी
लाइट वेट भी होती है, इवन गर्म भी बहुत होती है। क्लियर। तो पश्मीना गोट, क्लियर, पश्मीना गोट की पश्मीना शॉल भी होती है। तो क्या है कि नेपाल एक कंट्री है, जैसे आप जानते हो पड़ोसी हमारा देश है नेपाल। काठमांडू ने अभी होस्ट कराया पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन। ये फर्स्ट फेस्टिवल है ऐसा इंटरनेशनल लेवल, पहला फेस्टिवल होस्ट करने जा रहे हैं और इसको प्रमोट करने के लिए। हालांकि नेपाल में पश्मीना को कुछ और कहा जाता है, मैं भूल गया हूं, शायद CHYANGAN, छियानगान कुछ ऐसा नाम से बोला जाता है, देख लेना। हालांकि यही बोला जाता है छियानगान। क्लियर। नेपाल में इसको नाम दिया है पश्मीना को छियानगान, तो इसी नाम से शॉल मिलती है। क्लियर। तो इन्होंने उसका प्रमोशन हाईलाइट करने के लिए कि हमारे नेपाल में ये मिल रहा है और अपना मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, दैट्स वाई काठमांडू होस्ट दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल और एग्जीबिशन। क्लियर। तो इसी के साथ ये 29 जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 30 जनवरी को नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।